Good morning, class 7th students. We are on chapter number 1, which is related to our history portion, and the chapter name is Tracing Changes in the Medieval Period. And in the previous class, we have started this chapter and we have done some topics also. And in that, those topics are the introduction part of this chapter and old and न्यू टर्मिनोलॉजीज़. सो हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए थे. हम लोगों ने ये देख लिया था कि मिडाइवल पीरियड क्या होता है. सबसे पहले तो मिडाइवल क्या होता है. मिडाइवल का मतलब होता है, जो कि लैटिन वर्ड है. मिडाइवल मीन्स मिडल. एंड मिडाइवल पीरियड कब से कब तक है. सो मिडाइवल पीरियड है हमारा, इसको मेनली तो वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, बट मिडाइवल पीरियड है 8 से 18 सेंचुरी तक. ओके, एंड इट हैज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द अर्ली मिडाइवल पीरियड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट मिडाइवल पीरियड. अर्ली मिडाइवल पीरियड 8 से 13 सेंचुरी तक एंड लेट मिडाइवल पीरियड 13 to 18 सेंचुरी. एंड हम लोगों ने ये सब देख लिया था कि कौन कौन से पीरियड्स में कौन कौन राजा हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड to a next topic, which is social and political changes. So let's start with today's topic. The period AD 700 to 1750 witnesses large-scale developments. New technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, spinning wheel in weaving, and firearms in combat. Now in this diagram you can see the Persian wheel. पर्शियन व्हील इरिगेशंस के काम आता था. यहाँ पर एक चरखा जिसे हम बोल सकते हैं, हम लोग हमारे इंडिया में इसे चरखा बोलते हैं. चरखे से जो वीव किया जाता है क्लॉथ्स को, कपड़े को बुना जाता है. तो इस पीरियड तक आते आते ये सारे डेवलपमेंट हम लोग देख चुके हैं. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस सच एज पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो इस टाइम तक आते आते ये सारी चीज़ें भी ली जाती थी, दी जाती थी, आदान प्रदान हुआ करता था इन सब चीज़ों का. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. ये हम लोगों ने पूरा विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड हम लोगों ने देख लिया. मिडाइवल पीरियड कब से कब तक है. नाउ मिडाइवल पीरियड क्रोनोलॉजी के हिसाब से मिडाइवल पीरियड 700 to 1750, अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड द लेट मिडाइवल पीरियड. नाउ दिस वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना, हम जिसे बोलते हैं. पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. गांव में कोई एक राम नाम का लड़का है और वो बहुत ज़्यादा केपेबल है, एबिलिटी है उसके अंदर. तो अगर उसे कोई जॉब ढूंढनी है, तो अगर उसे गांव में उसकी एबिलिटी की ज़्यादा परख नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे. तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अपॉर्चुनिटी को भुना रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं. तो वो ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए. Throughout this period, forests were being gradually cleared for extension of agriculture. Many forest dwellers were forced to migrate. Others tilled the land and became peasants. So अब हमें क्या करनी है, तरक्की करनी है. तो तरक्की करने के लिए हमें एक लैंड सरफेस एरिया चाहिए. लैंड सरफेस एरिया पर अगर फॉरेस्ट है, तो हमने क्या किया, उन पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दी, उनको काट दिया, ताकि हम लोग उस लैंड को यूज़ कर सकें. फॉरेस्ट ड्वेलर्स या तो कहीं चले गए, मीन्स माइग्रेट हो गई, और या फिर उन्होंने उस लैंड पर अपना हक जमा लिया, या फिर वो किसी के यहाँ काम करने लग गए. These peasants were influenced by chieftain, priests, temples and monasteries. They were required to pay taxes and offer goods and services of local lords. So अब इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाने लगा, इन लोगों को टैक्स पे करना पड़ा कि वो उस ज़मीन पे रहते हैं, तो उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. दिस रिजल्टेड इन सोशल डिफरेंसेस अमंग द पीजेंट्स. अब एक तरीके से क्या हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है. एक ज़मीन है, ठीक है, वैसे तो ज़मीन भगवान ने बनाई है, उसको कोई मालिक है नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि इस पर हमारा नाम लिखा है. सब ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं, जो कि हमें नेचुरली मिली हैं. तो हम क्या करते हैं, हम उन पर, उस ज़मीन पर अपना हक जमाते हैं. तो ये जो कह दें कि पीजेंट्स के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उसकी वजह से क्या होने लगा, उसकी वजह से डिफरेंसेस आने लगे.
पीजेंट्स के अंदर। एज सोसाइटी बिकेम डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर डिवाइडेड इनटू जातीज और सब कास्ट। सो हम लोगों ने सिविक्स में ये पढ़ा था कि कास्ट एंड जातीज को हमने बनाया है, गॉड गिफ्टेड नहीं है। जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड हैं, पर जाति और धर्मों में हम लोगों ने बांटा है, हम लोगों ने एक दूसरे को डिवाइड किया है। तो ये जो सोसाइटी जब डिफ्रेंशिएट हो गया कि उच्च जाति कौन सी है या फिर कौन सा कोई रिलीजन है, या हमने कास्ट के आधार पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, रिलीजन के आधार पर, जातियों के आधार पर। सो ये क्या है, हम लोगों ने खुद ही डिफ्रेंशिएट किया है। दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। अभी इन लोगों ने बांटा कैसे कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरीके का काम करते हैं। मान लिया कि कोई पंडित है तो वो ऊंची जाति का हो गया, और अगर कोई साफ़ सफाई का काम कर रहा है जिसे हम स्वीपर बोलते हैं, तो हमने उसे लोअर कास्ट का बना दिया। तो काम के आधार पर हमने क्या कर दिया, जातियों को या कास्ट को डिवाइड कर दिया। Ranks were not fixed permanently but varied on the basis of power, influence and resources controlled by number of जातीज। अब यहाँ पर रैंक्स किस बेस पर हम लोगों ने परमानेंटली नहीं की हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस होते रहते थे। जिसके पास सत्ता आ जाती है, पावर आता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल है, तो वो क्या हो जाएगा, उच्च रैंक का हो जाएगा। The status of the same jati could vary from area to area. Jatis framed their own rules and regulations. These rules were enforced by जाति पंचायत। तो यहाँ पर क्या है, हमने खुद की एक जाति बना ली, हम लोगों ने अपने काम के आधार पर, रैंक्स के आधार पर बना लिया। और द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब किसी का स्टेटस कहीं और ऊंचा है तो ज़रूरी नहीं कि उसी जाति के लोगों का जो स्टेटस है वो कहीं और भी ऊंचा होगा, वहाँ किसी और जाति का ऊंचा हो सकता है। तो ये जगह से जगह में ये चीज़ें बदलती रहती हैं और इनके ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू मेजर डेवलपमेंट्स। इस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। वन ग्रुप of people who became important in this period were the Rajputs, name derived from Rajputra, means जो राजा का पुत्र होता है, the son of the ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. So 8th से 14th century के बीच में the term was applied generally to a group of warriors. एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो कि वॉर में पार्टिसिपेट करता है, जिसे हम वॉरियर बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं। तो वो जो ग्रुप है उसका कास्ट क्या हो जाता है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय मीन्स लड़ाई में पार्टिसिपेट करने वाले लोग, कुछ ग्रुप्स लोगों के। The term included not just rulers, the chiefs, but also soldiers and commanders who served in the armies of various kings. अब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ रूलर यानी राजा को ही बना दिया, हमने सोल्जर्स को भी क्षत्रिय माना है या कमांडर्स को भी माना है जो कि किंग मतलब राजा के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। Extreme valor and great sense of loyalty were the attributes of the Rajputs. अब हम कहते हैं पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, तो हम यहाँ पर राजपूत की पॉजिटिव थिंग्स बोल रहे हैं। लॉयल्टी मीन्स उसमें जो देशभक्ति की भावना, हम कह दें किसी के प्रति किस तरीके से लॉयल रहना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं करना, अपनी बात पे एकदम अड़िग रहना। तो ये सारे क्या हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं राजपूत्स की। Other groups such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kshatriyas, a caste of scribes and secretaries also became politically significant. तो राजपूतों के अलावा मराठास, सिख्स, जाट, अहोम और क्षत्रिय भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जो कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर इंडिया के लिए रखती हैं मेजर डेवलपमेंट्स में। Now the period after the death of Harshvardhan came to be known as राजपूत पीरियड। सो जो हर्षवर्धन के बाद का जो पीरियड है वो हर्षवर्धन की डेथ के बाद का जो पीरियड है वो जाना जाता है राजपूत पीरियड से। During this period, there were several powerful ruling dynasties such as Pratiharas, Chauhans, Chandelas,
परमारा, सोलंकीज, तोमस, कोहिलास, हम लोगों ने ये सारी की सारी जो डायनेस्टीज़ हैं हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी हुई हैं। द तोमस बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। नाउ यू हैव टू अंडरलाइन दिस। द तोमस बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। द प्रतिहाराज रूल्ड ओवर राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. द सोलंकीज रूल्ड इन द रीजन ऑफ काठियावाड़. द चंदेलाज रूल्ड अराउंड बुंदेलखंड एंड द चौहान्स रूल्ड ओवर सेंट्रल राजस्थान। तो यहाँ पर डायनेस्टीज जिस जिस जगह पर रूल करती हैं उन जगहों के नाम दिए गए हैं। These Rajput clans were constantly at wars with one another. तो ये क्या चलती रहती थी, इनकी एक दूसरे से पावर की लड़ाई चलती रहती थी, किसकी सत्ता या फिर किसकी जो डायनेस्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सके। This enabled the Turks to embark on their campaign against the Rajputs. अब जब एक ही घर में दो लोग लड़ रहे हैं तो बाहर वाले उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो टर्की से लोग आए हमारे इस लड़ाई का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि दो लोगों की लड़ाई में वो अपना फ़ायदा निकाल ले जाए और उस टेरिटरी को अपना बना सकें। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, राजपूत किंग at the hands of Muhammad Ghori in the second battle of Tarain brought India under the rule of slave dynasty. So slave means जिसे हम नौकर बोलते हैं, जिस काम करने वाला किसी के अंडर। तो हमारे एक राजा थे जिनका नाम था, बहुत ही फेमस किंग थे, रूलर थे, पृथ्वीराज चौहान, एक राजपूत किंग थे। वो हार जाते हैं। ही वॉज डिफीटेड बाय अ स्लेव नेम्ड एज मोहम्मद गौरी। और वो कौन सी लड़ाई में हारते हैं? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड द ईयर इज़ 1192 AD। अब इस हार के बाद हम स्लेव डायनेस्टी की एंट्री देखते हैं इंडिया में। कौन सी डायनेस्टी की? स्लेव डायनेस्टी की। आफ्टर द फॉल ऑफ स्लेव डायनेस्टी द खलजीज, तुगलक, सईद्स एंड लोदीज केम टू पावर। अब हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी की एंट्री होती है तो फिर कुछ लड़ाइयाँ हुई जिनसे इंडिया में एंट्री किन किन रूलर्स की हुई? खलजी की हुई, तुगलक्स की हुई, सईद्स की, लोदीज़ की। ये सारी लंबी एकदम बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ हैं जिनका बहुत लंबा और अच्छा पीरियड है। द लास्ट लोधी रूलर इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ एक और चेंज आता है, यहाँ से मुग़ल डायनेस्टी की एंट्री होती है। हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी की एंट्री देखी। स्लेव डायनेस्टी की एंट्री होती है मोहम्मद गौरी से। जब कौन हार जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पर लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है इब्राहिम लोधी, उसको कौन हराते हैं? बाबर। और कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर थे द फर्स्ट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सो अब क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? दिल्ली नाउ हैड अ न्यू रूलर, इट वॉज बाबर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर दिया कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। किसने मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर की नींव रखी इंडिया में? वो थे बाबर। बी फॉर बाबर। Babur's son Humayun was defeated by Sher Shah, an Afghan chief, but later on he regained his empire. But it was his grandson Akbar who consolidated and extended the Mughal empire over practically the whole of the North India and parts of the South India. अब हमने देखा कि एंट्री हो गई बाबर की, उन्होंने फाउंडेशन कर दिया मुग़ल एम्पायर का। बाबर के बेटे थे हुमायूं। हुमायूं राज करते हैं। हुमायूं से एक राजा लड़ने आता है जिसका नाम होता है शेर शाह। पूरा नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी एक अफ़गान चीफ होता है, बट शेर शाह सूरी से जो हुमायूं है वो हार जाते हैं। कुछ टाइम के लिए शेर शाह सूरी बाबर को हरा के उनकी डायनेस्टी पर अपना राज करता है, बट उनके ग्रैंडसन उनको हरा देते हैं।
यहाँ पर ग्रैंडसन बात हो रही है बाबर के ग्रैंडसन की, मतलब हुमायूं के बेटे की और बाबर के ग्रैंडसन की, जो कि हैं अकबर। अकबर वापस से जीत लेते हैं वो जो एरिया हुमायूं हार गए थे, एंड उसके बाद शुरू होते हैं अकबर का रोल, जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही वैल्यूएबल पीरियड है। और अकबर ने क्या किया है, उन्होंने द होल नॉर्थ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया पर प्रैक्टिकली रूल किया था। पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना रूल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था। नाउ जहांगीर, हु सक्सीडेड अकबर, वॉज अ मैन ऑफ रिफाइंड टेस्ट एंड एन एबल रूलर। अब हम चौथे रूलर की बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बात की यहाँ पर बाबर की, ओके। उसके बाद हमने बात की हुमायूं की, उसके बाद हमने बात की अकबर की, फिर हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। सो जहांगीर भी एक बहुत ही एबलिस्ट रूलर थे, और वो हम कहेंगे रिफाइंड टेस्ट था। वो बहुत ही कोई भी काम करते थे तो उसे सोच समझ के परख के करते थे। ही वॉज फॉलोड बाय शाहजहाँ, हु वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जहांगीर के बाद कौन से रूलर की बात आ रही है यहाँ पर? शाहजहाँ की। शाहजहाँ से हमें कौन सा एक वंडर याद आता है? 8th वंडर, जो कि है ताजमहल। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। सो शाहजहाँ बहुत ही अच्छे, हम कहेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की परख रखते थे, बहुत अच्छा टेस्ट था उनका। हिज सक्सेसर औरंगजेब वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बट हिज वर्च्यूज वर ओवरशैडोड बाय हिज रिजिड एंड स्ट्रिक्ट डॉक्ट्राइन्स। हमने बात की जहांगीर की, उसके बाद शाहजहाँ की। शाहजहाँ के बाद कौन नेक्स्ट रूलर है? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तो संभालते थे, बट उनकी इस पावर पर उनका जो हम कह सकते हैं बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे। कट्टर मुस्लिम से मतलब वो हिंदू की जो कम्युनिटी थी, वो इंडियन कम्युनिटी को रूल तो कर रहे हैं, पर उस कम्युनिटी के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रिलीजन को एक्सपैंड करना चाहते थे। सो इस भावना से इनकी ये जो थिंकिंग थी, वो उनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर देती थी, ओवरशैडो कर देती थी। द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन स्लोली आफ्टर हिज डेथ। पर जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो जो मुग़ल एम्पायर है वो धीरे धीरे उसका पतन होने लग जाता है। The successor of Aurangzeb were weak and inefficient and corrupt. Due to the weakness of the empire, Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali plundered Delhi and left it in ruins. As a result, a number of provinces broke away from the empire. So औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर होते हैं वो इतने ताकतवर, इतने समझदार या दूरदर्शी नहीं होते हैं कि उस पूरे मुग़ल एम्पायर को संभाल सकें। तो इसका फ़ायदा कौन ले जाते हैं? नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, जो कि दिल्ली पर अपना हक जताते हैं और उसको एकदम बुरे हालात में छोड़ देते हैं। सो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे अदर जो रूलर्स हैं वो आते हैं, कुछ राज करते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्सपैंड करने लग जाती है इंडिया के अंदर। सो हम लोग लैंग्वेजेस की तरफ नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम लिखे गए हैं। सो इवन इन दिस पीरियड डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन वेरियस रीजन ऑफ आवर कंट्री, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। सो हम लोगों ने इन पूरी लैंग्वेजेस के बारे में 6th क्लास में भी पढ़ा है। सो एक बार रिवाइज करते हैं। कश्मीरी एंड देन द्वार समृद्धि विच इज़ स्पोकन इन साउथ कर्नाटका, तेलंगानी आंध्र प्रदेश, गुज्जारी गुजरात, मलबारियन तमिलनाडु, गौरियन बंगाल, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड Hindavi area around Delhi. The above information was given by the famous poet Amir Khusro in 1318. So ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ किस किस रीजन में एट दैट टाइम ये लैंग्वेजेस बोली जाती थी, ये इन्फॉर्मेशन दी है अमीर खुसरो ने, जो कि बहुत ही फेमस पोएट थे। संस्कृत डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन एंड ओनली द ब्राह्मण स्पोक इट। सो संस्कृत यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं की गई है क्योंकि वो बोली नहीं जाती थी, कहीं बिलोंग नहीं करती है। संस्कृत को कौन बोलते थे? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स बोलते थे।
Now that's it for now. In the next class, we will discuss about old and new religions and other topics also. And I am providing you the MCQs of this chapter in this class also. So that's it for now. Thank you.